अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात। साले 2 उर्दू अदब। हमारा आज का सबक मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ मिर्ज़ा वहीदुद्दीन सलीम का खाका है, एक वसीयत की तकमील। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के पहले बाकायदा खाका निगार है, साहिब तर्स मज़ाह निगार हैं। उनके मज़ामीन फ़रहत के नाम से शाये हुए, जो कि उनकी खुश मज़ाकी का मुँह बोलता सबूत है। ये शामिल साहब सबक जो है ये मौलवी वहीदुद्दीन के बारे में बयान किया गया है। मौलवी साहब की पूरी ज़िंदगी की मुख्तसर तस्वीर इस सबक में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने हमारे सामने बयान कर दी है। इस सबक के बारे में खाके के हवाले से जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ मुसन्निफ़ ने उनकी एक एक जो है खूबी उसे हमारे सामने बयान कर दिया है। उनके कद काट के बारे में, उनकी रंगत के बारे में, उनके पेट के बारे में, दाढ़ी, आँखें, कपड़े, शेरवानी, जुराबें, हत्ता के जूते भी, तमाम चीज़ें मुसन्निफ़ ने हमारे सामने बयान कर दी हैं। और इसके साथ साथ उनकी शख्सियत का जो इल्मी और अदबी पहलू है उसे भी हमारे सामने बयान किया। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने एक जो बुनियादी बात कि उन्हें उनका खाका लिखने का ख्याल कैसे आया उसे भी बयान किया है कि जब वो उनसे मिले हैं हैदराबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो उन्हें वहाँ पर जब मौलवी साहब मिले तो मौलवी साहब ने कहा कि आपने मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखी, वो खाका आपका बहुत खूबसूरत है, काश कोई मेरा तालिबे इल्म होता तो वो भी ये लिखता। आगे से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मजाक में कहा, मौलवी साहब आप बिस्मिल्लाह कीजिए और मर जाइए, मैं आपका भी मैं मज़मून लिख दूंगा। अब ये मजाक में ये सारी बात हुई है। कुछ अरसे के बाद मौलवी साहब वफात पा गए, तो तब मिर्ज़ा साहब को खुद भी एहसास हुआ कि काश वो ऐसा ना कहते। अब उसका नतीजा, अब उन्होंने ये सोचा कि अब मेरे ऊपर उस वसीयत की तकमील करना ज़रूरी है। चनाचे उन्होंने ये खाका लिखा और इस खाके में उन्होंने मौलवी साहब की तमाम खूबियाँ बयान कर दी कि उनकी ज़राफ़त के बारे में बेबी बयान किया कि उनके ज़राफ़त का अंदाज़ किस किस्म का था। इल्मी लिहाज से वो बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन ज़राफ़त के लिहाज से उनके अंदर कुछ कमियां मौजूद थी। ज़माने की ठोकरें क्योंकि खाई हैं, उसका नतीजा ये निकला है कि उनके अंदर तलखी आ चुकी है। अब इसके साथ साथ आपके सामने जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है पैराग्राफ, उसकी तरफ आते हुए कि उसमें आप देखिएगा कि उनकी कफ़ायत शारी के बारे में बयान किया है कि उनकी कफ़ायत शारी कंजूसी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब इसके सियाको सबाक को जब हम बयान करेंगे तो आपका पहला नंबर एक वसीयत की तकमील यानी सबक का नाम, दूसरा नंबर मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, और तीसरे नंबर पे यानी सियाको सबाक है। अब सियाको सबाक में आप मुख्तसर जायज़ा लेते हुए इसे बयान कर देंगे। मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने मैं भी बयान कर रही हूँ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ सबक एक वसीयत की तकमील, जिसमें उन्होंने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की ज़िंदगी के बारे में बयान किया है। मिर्ज़ा साहब एक शगुफ्ता निगार अदीब थे, संजीदा मौज़ूआत पे भी उन्होंने कलम उठाया, लेकिन इसके साथ साथ शगुफ्ता अंदाज में मुख्तलिफ अफराद के खाके लिखे। मिर्ज़ा साहब का, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का मकसद दिल्ली की तहज़ीब को महफूज कर देना था। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम के बारे में वो बयान करते हैं कि वो अपने वक्त के जय्यद आलम हैं, शायर हैं, मुकर्रर हैं और उस्ताद हैं। उनकी ज़िंदगी जो है वो इल्म के मैदान में गुजरी है। और जब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद का खाका लिखा तो मौलवी वहीदुद्दीन ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश मेरा भी कोई तालिबे इल्म होता जो मुझे मरने के बाद ज़िंदा जावेद कर देता। चनाचे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने शगुफ्ता अंदाज में उन्हें कहा कि मैं आपका खाका लिख दूंगा। उनकी वफ़ात के बाद वसीयत की तकमील कर दी गई और उन्होंने उनका खाका लिखा है। इस खाके में वो उनकी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ गोशे हैं उन्हें बयान करते हैं। इसके साथ साथ वो उनकी कंजूसी और बखील होने का जिक्र भी करते हैं। अब जी आप तशरीह की तरफ आ जाएंगे, इस पैराग्राफ की तशरीह। अब इसकी तशरीह आप देखिएगा कि ये पैराग्राफ जो है, ये इक़्तबास जो है, ये मजमून एक वसीयत की तकमील में से लिया गया है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की तबीयत के खुफिया जो गोशे हैं, वो गोशे जो आम कारी के सामने नहीं हैं, उन्हें हमारे सामने
پیش کر دیا ہے۔ خصوصی طور پر ان کی زندگی میں جو کنجوسی کا عنصر بہت بڑھ گیا تھا اسے بیان کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ زمانے کے نشیب و فراز نے ان کی طبیعت پہ اور بہت سے اثر تو ڈالے ہی، لیکن ایک جو اہم انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ ان کی نگاہ وسیع ہوئی ہے لیکن دل تنگ ہو گیا ہے۔ ان کے قلم میں روانی آئی ہے، ان کی مٹھی بند ہو گئی ہے، یعنی ان کا ہاتھ جو تھا وہ بخیلی کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بالکل مکمل طور پہ اپنے پیسے کو بچا کے رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے قلم میں روانی ہے لیکن پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا حوصلہ بالکل نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کی کفایت شعری اس قدر بڑھ گئی کہ وہ کنجوسی کی انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں یہ بات ان کے منہ پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شعری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں تو اب اس لیے میں لکھتے ہوئے نہیں ڈروں گا، وہ واقعی بڑے کنجوس تھے۔ اچھی خاصی ان کی تنخواہ تھی، دارالترجمہ سے بھی ان کو معاوضہ ملتا تھا، لیکن ان کا خرچہ صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیسہ آتا اسے وہ سنبھال کے رکھتے چلے جاتے، اسے اپنی ذات کے لیے یا رفاہ عامہ کے لیے قطعاً استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ بقیہ معاملات میں یعنی علمی معاملات میں بڑی اہمیت کی حامل شخصیت تھی، لیکن عام زندگی میں ان کا رویہ کچھ ایسا متاثر کن نہیں تھا۔ اب جی آپ اس سبق کے بقیہ پیراگراف کا سیاق و سباق جو ہے اسے آپ خود کیجئے، اس کے بعد جو آپ کو مسئلہ ہو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید اس سلسلے میں جو بات چیت ہے آپ اسے دیکھ لیں، ہم ابھی کرتے ہیں۔